Hello everyone. So let us discuss another concept about bond, that is holding period rate of return or holding period return on a bond. बेसिकली ये टॉपिक हमने पहले सिक्योरिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी किया है, जहां पर हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न निकालते थे अगर हम एक सिक्योरिटी को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होल्ड करते हैं। तो इसके अंदर विल बी डिस्कसिंग अबाउट टू प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो देखिए, होल्डिंग पीरियड वो टाइम पीरियड होता है जहां पर हम इन्वेस्टमेंट को होल्ड करते हैं। इट मींस इट स्टार्ट्स विद जब हमने एसेट को बाय किया, और कहां खत्म होता है होल्डिंग पीरियड रिटर्न, जहां पर हमने उस एसेट को सोल्ड किया। सिंस हम ये बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो बॉन्ड के पर्सपेक्टिव से हमने किस दिन पर बॉन्ड बाय किया और किस दिन पर बॉन्ड हमने सेल किया, उसका जो टाइम पीरियड होगा तो उसको हम बोलते हैं होल्डिंग पीरियड रिटर्न। तो हो सकता है जैसे मान लीजिए हमने होल्डिंग पीरियड रिटर्न हमने 3 साल के लिए बॉन्ड परचेज किया, आज परचेज किया, 3 साल तक हमने उसको होल्ड किया, तो उसमें हो सकता है फॉर द रेगुलर पीरियड हमें इंटरेस्ट मिलेगा, और इंटरेस्ट के साथ साथ जब हम उसको मेच्योर होगा या टाइम पीरियड खत्म होगा तो हमें हो सकता है कैपिटल गेन हो। कैपिटल गेन मतलब कैपिटल गेन भी हो सकता है, कैपिटल लॉस भी हो सकता है। विच मीन्स कि भाई अगर मैंने 100 रुपीज का बॉन्ड बाय किया था, तो 3 साल के बाद हो सकता है वो बॉन्ड 110 रुपीज का बिक गया हो तो कैपिटल गेन होगा, और अगर 100 रुपीज से कम बिका तो वो लॉस होगा। जनरली हम इसके अंदर जो मेडिकल क्वेश्चंस करते हैं वो हमारा होल्डिंग पीरियड रिटर्न उसमें 1 ईयर का होता है, तो हम इसको 1 ईयर के पर्सपेक्टिव से ही समझेंगे। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, होल्डिंग पीरियड इज द इन्वेस्टमेंट होराइजन ड्यूरिंग विच द एसेट और सिक्योरिटी इज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर। इट स्टार्ट्स व्हेन द एसेट और बॉन्ड इज परचेज एंड एंड्स व्हेन इट इज सोल्ड। HPR, that is holding period return, is the total income earned on an asset, including capital gain or loss, expressed as a percentage of purchase price or the cost of the asset। तो देखिए इसके अंदर इसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला इसका है होल्डिंग पीरियड रिटर्न टोटल इंटरेस्ट इनकम। जैसे हमारे केस में तो हम उसको 1 ईयर का कंसिडर करते, तो 1 साल हमें इंटरेस्ट इनकम मिलेगा। क्या उसका सेलिंग प्राइस था और क्या उसका परचेज प्राइस था, तो ये कैपिटल गेन हो गया। सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है और परचेज प्राइस कम है तो कैपिटल गेन। और अगर 100 रुपीज जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था, सेलिंग प्राइस कम है, 95 में सेल हुआ और 100 में बाय किया था, तो उस केस में कैपिटल लॉस होगा, डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस इनटू 100। तो हम इसकी वैल्यू परसेंटेज में ही निकालते हैं, तो होल्डिंग पीरियड रिटर्न को हम हमेशा परसेंटेज में ही शो करते हैं। सो आई होप आपको इसका मीनिंग और इसका फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके 2 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होगा। सो लेट अस सी होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न द टॉपिक इज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर तिवारी परचेज द बॉन्ड फॉर ₹900 with a coupon payment of ₹150 per annum। तो कूपन पेमेंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट इज ₹150। आई एम टेकिंग इट लाइक दिस वे, ठीक है। एंड व्हाट वुड बी द आर बाइंग प्राइस, तो उसको हम P0 लिख देते हैं, ₹900। सेलिंग प्राइस को जनरली हम लोग ये भी कह सकते हैं, P1 भी बोल सकते हैं, या फिर तो सेलिंग प्राइस भी लिख लीजिए, दैट इज 1050, ठीक है। क्योंकि जनरली जब भी हम वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड या होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं, उसका फॉर्मूला होता क्या है, HPR इज इक्वल टू कूपन पेमेंट और इंटरेस्ट पेमेंट प्लस, यहां पर वो बोलते हैं सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं P1 माइनस P0, जैसे शेयर्स में भी करते थे। तो मैं जानबूझ के इसको P1 P0 लूं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि बॉन्ड्स की केस में फॉर्मूला अलग हो जाता है, अपॉन P0 इंटू 100। तो सिंपल आई एम यूजिंग लाइक दिस, वरना आप ये भी कह सकते हो सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, और आप ये भी कह सकते हो कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब कितना प्रॉफिट हो रहा है आपका बाइंग और सेलिंग में। तो बहुत सारे नाम है इसके। तो देखिए, तो मैंने इंफॉर्मेशन यहाँ लिख दी, ही सोल्ड द बॉन्ड एट अ प्राइस ऑफ ₹1050 आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद। व्हाट इज द होल्डिंग पीरियड रिटर्न, तो ठीक है, ये तो हमें डायरेक्टली गिवन था, तो 150, P1 इज 1050 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए ये 150 रुपीज 150, तो 300 हो गया, तो लेट्स से 300 अपॉन 900 इंटू 100, तो ये 1/3 हो गया, तो ये आपका 33.33% आ गया। फर्स्ट पार्ट इज एज सिंपल एज दैट। सेकेंड पार्ट,
दे आर सेइंग कैलकुलेट एचपीआर इफ बॉन्ड इज सोल्ड फॉर ₹800। तो इसका मतलब बाकी सब कुछ सेम है। जहां आपने फर्स्ट पार्ट में 1050 में बेचा था, अब वो बॉन्ड आप कितने में सेल कर रहे हैं? ₹800 में। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया एक तरह से 800। तो फॉर्मूला वुड बी सेम, आई एम नॉट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन। तो एचपीआर इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट सेम है 150। अब इस केस में हम चेक कीजिए 800 माइनस 900, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है, बाइंग प्राइस ज्यादा है, डिवाइडेड बाय 900 इंटू 100। तो अब यहाँ देखिए 800 में से 900 गए तो माइनस 100 बचा। तो यहाँ कितना आएगा? 50 अपॉन 900 इंटू 100। तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि 150 में से 100 गया तो 50 बचा अपॉन 900 इंटू 100। तो इस केस में आपका रिटर्न आएगा 5.56%। तो ये होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न का फर्स्ट पार्ट जो था, या फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारा क्लियर हो गया, जहां पर हमारे को नॉर्मली वैल्यूज गिवन थी और हमें फाइंड करना था। ये हमने वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में भी किया था। तो मोर और लेस इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सेम ही है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसके जैसा ही है, बट इसके अंदर मैंने एक कैटेगरी और ऐड कर दी ताकि क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बन जाए और आपकी एग्जामिनेशन की अच्छी तैयारी हो जाए। तो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। Mr. Avasthi bought a 18% bond with 20 years maturity having a face value of ₹10,000 at its issue price of ₹1050 1 year ago. ठीक है, the bond is redeemable at a premium of 10%. Its market price now is 10,150. Should he sell this bond? Why? Assume that required rate of return is 15%. If Mr. Avasthi sell this bond at 10,150, what would be his HPR, holding period return? तो देखिए थोड़ा सा आप लोगों को लग सकता है कि क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं और अपनी स्टेटमेंट सीखना शुरू करते हैं। तो देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कैसे है। मिस्टर अवस्थी ने 18% का बॉन्ड खरीदा, तो आप सबसे पहले यहां समझिए। तो इसका जो कूपन इंटरेस्ट पेमेंट है वो 18% है, विथ 20 years मेच्योरिटी, हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10,000। उसकी फेस वैल्यू 10,000 है। एट इट्स इशू प्राइस 10,050 1 year अगो। इसका मतलब इस बॉन्ड की लाइफ 20 years की थी, बट इन्होंने ये बॉन्ड 1 साल पहले खरीदा था। और किस प्राइस पे खरीदा था? दैट इज 1050। इसका मतलब P0 इसका 10,050 है। ठीक है, और अब आप यहां पर चेक कीजिए बॉन्ड की मैच्योरिटी कितनी ईयर्स की रह गई? 19 ईयर्स की रह गई। कैसे रह गई 19 ईयर्स की? क्योंकि 20 साल की टोटल लाइफ थी, 1 साल जा चुका, 1 year अगो बोल रहा है। तो इसका मतलब N ये कितना रह गया? मैच्योरिटी लेफ्ट, दैट इज 19 ईयर्स, 1 साल हो चुका। 1 साल पहले इन्होंने खरीदा था इतने पे 10,050 रुपए का, उसकी फेस वैल्यू 10,000 थी। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? द बॉन्ड इज रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इट्स मार्केट प्राइस नाउ इज 10,150। तो अभी वहां में मार्केट प्राइस से कुछ नहीं करना। वो कह रहा है बॉन्ड जो है रिडीम होगा 10% प्रीमियम पे। तो आप यहां पर आप चेक कीजिए, तो रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी? 19 साल के बाद, क्योंकि 20 साल टोटल था, 1 साल जा चुका है तो 19 साल बचे। तो रिडेम्पशन वैल्यू क्या होगी? 10% प्रीमियम। तो इसका मतलब 10,000 वाला बॉन्ड, फेस वैल्यू 10,000 है ना, इंटू 10% प्रीमियम पे जाएगा, तो 1,000 का हो गया प्रीमियम। तो प्लस 10,000 इसकी फेस वैल्यू, तो ये हो गया प्रीमियम अमाउंट। और आप इसको प्रीमियम भी लिख सकते हैं रिडेम्पशन वैल्यू की जगह, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू 10,000 जो फेस वैल्यू थी इसकी। तो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू कितनी आ रही है? 11,000 रुपए। ठीक है, तो मैं इसको रिडेम्पशन वैल्यू की जगह प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कर देता हूँ। 10,000 फेस वैल्यू, क्योंकि जो प्रीमियम होता है वो रिडेम्पशन वो फेस वैल्यू पे निकलता है। 10,000 इंटू 10/100, तो 1,000 रुपए आया प्रीमियम, फेस वैल्यू उसकी 10,000 थी, तो टोटल रिडेम्पशन वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 11,000 रुपए। तो यहां तक क्लियर हुआ होगा। कूपन 18%, बाइंग प्राइस 10,050, टाइम 19 साल बचे हैं, और रिडीम जब 19 साल के बाद होगा तो वो कितने वैल्यू पे रिडीम होगा? 11,000 रुपए। शुड ही सेल दिस बॉन्ड?
एट मार्केट प्राइस, वो बाद में देखेंगे. एज्यूम दैट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. इफ मिस्टर अवस्थी सेल दिस बॉन्ड एट 10,150, व्हाट वुड बी हिज HPR? तो देखिए सबसे पहले आपको ये बोल रहा है कि क्या हमें ये बॉन्ड सेल करना चाहिए. तो इसके लिए अगेन हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी सिखाया था. इंटरेस्ट पेमेंट 18%, 18% ऑफ 10,000, फेस वैल्यू जो है 1800 इंटू PVAF, व्हाट इज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15%. और कितने साल तक मिलेगा आपको ये, 19 ईयर्स तक. प्लस रिडेम्पशन वैल्यू कितनी है, 11,000 इंटू PVIF 15% 19. तो टेबल मैंने आपको वहां पे भी बताया था, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेबल आपको पुट कर दिया, वहां से आप चेक कर लेना. मैं आपको वैल्यूज बता रहा हूं. ये आएगी 1800 इंटू 6.9198 प्लस 11,000 इंटू 0.07. ये एन्युटी का केस था, तो हमने क्योंकि इंटरेस्ट हमें लगातार 19 साल तक हर साल मिलेगा, रिडेम्पशन वैल्यू एक ही बार मिलेगी, तो हमने इंटरेस्ट फैक्टर का फॉर्मूला लगाया. इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 11,926.4. तो आप यहां पर चेक कीजिए, आज मार्केट में प्राइस उसका 10,150 है, जबकि आपके हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 11,926. तो क्या आपको अपना रेट मिल रहा है? अगर ये बॉन्ड 11,926 से ज्यादा होता तो मैं बेचता, लेकिन अभी मार्केट में उसका प्राइस कम है और मेरे हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा. तो क्या आप बॉन्ड सेल करेंगे? तो आप लिखेंगे नो, मिस्टर अवस्थी शुड नॉट सेल द बॉन्ड as current market price, I'm like writing at CMP, is less than intrinsic value of bond. Intrinsic means intrinsic. Intrinsic का मतलब क्या होता है, फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड भी आप कह सकते हो. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया. अब वो सेकंड पार्ट आपको यही बोल रहा है, अगर ये बॉन्ड 10,150 में सेल कर देता, तो if Mr. Avasthi sell this bond at 10,150, what would be his HPR? तो इसमें कुछ नहीं करना, फॉर्मूला हमारा सब कुछ यही है, हमें HPR ही निकालना है दोबारा. इंटरेस्ट कितना है, 1800. देखिए HPR के केस में हम प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर यूज नहीं करते. क्यों? क्योंकि जब भी हमारे को पेपर में जो क्वेश्चन आएगा होल्डिंग पीरियड रिटर्न का, वो हमेशा 1 ईयर का होता है. 1 ईयर में फिर हम नहीं यूज करते, हम नॉर्मल एस को ऐसे यूज करते हैं. इसमें भी 20 ईयर्स की लाइफ थी, लेकिन 1 साल ही कंप्लीट हुआ था. इसका मतलब 1 साल के बाद ही इसका प्राइस 10,150 आया और मैंने बेच दिया. तो उन्होंने यहाँ पे भी लिखा था मार्केट प्राइस 1 साल के बाद कितना है, 10,150. तो मैं यही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पेमेंट 1800 प्लस व्हाट इज द मार्केट प्राइस 10,150 माइनस व्हाट इज द बाइंग प्राइस, मैंने यहाँ लिखा हुआ है P0, 10,050 डिवाइडेड बाय 10,050 into 100. प्लीज डोंट टेक इट 10,000 फेस वैल्यू गिवन है. ठीक है, तो आप जब इसको पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, बिकॉज कैलकुलेटर्स आर अलाउड टू यू, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 18.90%. 18.90% ये हमारा HPR आया है. और ये हमारी क्या आई है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड, जिसको हम फेयर वैल्यू भी बोलते हैं. हम उसको प्रेजेंट वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हमने एन्युटी का केस लगाया. ये टेबल से आपको वैल्यू चेक नहीं करनी आती, तो मैंने आपको प्लेलिस्ट में लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन की हुई है, और इसकी वैल्यूज का टेबल का जो है डॉक्यूमेंट, वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था कि इसमें एक तो क्या हुआ कि 20 साल का बॉन्ड था, अब हम कौन से ईयर में है, 1 साल हो चुका बॉन्ड खरीदे, तो इसका मतलब 19 ईयर्स रह गया. तो इसीलिए मैंने डेलिबरेटली ये क्वेश्चन ऐड किया, ताकि आपको HPR ऐसा ना लगे कि ये सिंपल क्वेश्चन है तो हम हमेशा कर सकते हैं. इसमें देखिए क्वेश्चन इस तरीके का भी आ गया. यहाँ पर 3 वैल्यूज गिवन थी, फेस वैल्यू 10,000, बाइंग प्राइस 10,050 और मार्केट प्राइस 1 साल के बाद कितनी थी, 10,150. तो पहले हमें निकालना था कि क्या हम ये बॉन्ड सेल करें. ओके, नहीं करना, डिसीजन हमारा आया. उसके बाद वो कहता है अगर हम सेल कर देते तो हमारा HPR कितना है. तो ये कॉन्सेप्ट हमने होल्डिंग पीरियड रेट ऑफ रिटर्न का किया. सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू. प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. थैंक यू सो मच.